आज हम कविता के क्षेत्र में सुमित्रा नंदन पंत की लिखित एक कविता है भारत माता, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कवि के बारे में जान लें। सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी का जन्म हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ था। जानते हैं आप कि पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक दृश्य बड़े मनमोहक होते हैं। बालक के हृदय पर बचपन से ही उन दृश्यों की छाप पड़ गई। एक बात और थी, पंत जी की माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था, तो अकेला बालक अक्सर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए उधर ही भटकता था। बचपन में इनका नाम सुमित्रा नंदन नहीं था। चूँकि ये पैदा हुए, माँ मर गई, लड़का दुबला पतला था, तो पिताजी कोई साधु दरवाजे पर आया तो मजाक में ही कहे कि आशीर्वाद दीजिए न, लड़का निरोग हो जाए। तो साधु ने कहा कि इस लड़के को हमें अर्पित कर दीजिए, निरोग रहेगा। और ये सही में लगे निरोग रहने, तो पिताजी इनका नाम रख दिए गोसाई दत्त पंत। माने इनको गोसाई को गोस्वामी को दे दिया गया है। जब गोसाई दत्त पंत सयाने हुए तो जिस तरह मनपसंद कपड़ा अगर न मिले तो पहनने पर वो लगता है कि कपड़ा काट रहा है, लड़के बेचैन हो जाते हैं। उसी तरह इनको अपने नाम से नफरत हो गई थी। मैट्रिक में एडमिशन के पहले चाकू से प्राइमरी के मिडिल स्कूल के सर्टिफिकेट पर का लिखा गया नाम गोसाई दत्त मिटा कर, रगड़ के मिटा के, और उस पर सुमित्रा नंदन नाम लिख लिए। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी का नाम है। और उसी नाम से मैट्रिक किए, आगे भी पढ़ते रहे। और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में जो एक युग आता है उसे कहा गया है छायावाद। आधुनिक काल में एक छायावाद आता है। आजकल जो कविताएं लिखी जा रही हैं ये प्रयोगवादी हैं। प्रकृतिवाद आधुनिक काल में इस समय तो प्रकृतिवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और इसके पहले था छायावाद। अब पंत जी छायावाद के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। यूँ तो आपको अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कम शब्दों में बता दूं कि छायावाद किसे कहते हैं। प्रकृति का मानवीकरण ही छायावाद है। कॉलेज में आप जाएंगे, उच्च कक्षाओं में तो इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक दृश्यों को जब मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाए, कहा जाए किसी और को, इशारा हो किसी और की ओर, यही छायावाद की मुख्य विशेषता है। जैसे छायावादी कवियों में नाम आता है महादेवी वर्मा का। महादेवी जी लिखती हैं कि मैं नीर भरे दुख की बदली, उसमें लिखती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटी आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और लिखती है किस पर? नारी जीवन पर। जिस तरह बदरी हवा के इशारे गगन में डोलती है, उसी तरह जीवन होता है।
तो पंत जी छायावाद के महान कवियों में, छायावाद के स्तंभ जो आधार स्तंभ माने जाते हैं, उन कवियों में गिने जाते हैं। एक बार एक कवि ने इनसे कहा कि पंत जी आप लिखे हैं एक जगह कि वर्षा स्वर्णमय जीवन वाली, तो सोने के जीवन की वर्षा कैसे होती है? पंत ने कहा कि मेरे साथ चलिए, मेरे गांव में दिखा दूंगा। और हिमालय की उजली चोटियों पर जब सूर्य की किरणें सुबह में पड़ती थी तो लगता था कि सोना बरस रहा है। तो मान लेना पड़ा कि कवि के समान दूसरा, पंथ के समान छायावाद में दूसरा कोई कवि नहीं हुआ। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन नहीं है, भारत माता का वर्णन है। और भारत माता, कवि कहता है कि भारत माता ग्रामवासिनी। इस संदर्भ में एक और कविता आती है। कवि भी कहता है, पंत जी भी कहते हैं कि भारत माता का निवास गांव में है। एक और कवि कहता है कि जगमग नगरों से दूर दूर है जहाँ न ऊंचे खड़े महल, टूटे फूटे कुछ कच्चे घर, दिखते खेतों में चलते हल, पुरोई पालों खपरेलों में, मनुआ मनुषा की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ वो बसा हमारे गाँवों में। हिंदुस्तान कहाँ दिखाई पड़ता है? शहरों में नहीं, हमारे गाँवों में। और कवि कहता है कि भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता का निवास गाँवों में है। खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। खेतों में जो श्यामला फैली है, जो हरियाली फैली है, वो भारत माता का आंचल है। खेतों में जो हरियाली फैली है वो मानो भारत माता का आंचल है। लेकिन वह आंचल कैसा है? धूल से भरा हुआ और मैला सा। वह आंचल धूल से भरा हुआ है और मैला है। क्यों? जिस समय की कविता है उस समय यह देश गुलाम था। सदियों की गुलामी के चलते भारत माता का आंचल मैला हो गया। इसीलिए कवि कहता है कि खेतों में जो हरियाली फैली है वह भारत माता का धूल से भरा हुआ मैला आंचल है। हरियाली है, आंचल हरा भरा है, लेकिन मैला हो गया है गुलामी के चलते, दूसरों की गुलामी करते करते। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यही धूल भरा मैला सा आंचल देखकर आंचलिक कथाकार कौन, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, जिस पर फिल्म भी बनी है, यहीं से उनको शीर्षक मिला, धूल भरा मैला सा आंचल। उसी पर उन्होंने लिखा मैला आंचल। तो खेतों में जो हरियाली फैली है वो भारत माता का आंचल है, लेकिन वो आंचल धूल से भरा हुआ है और मैला हो गया है। गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। गंगा और जमुना नदियाँ बह रही हैं, लेकिन उसमें जो पानी है वो समझिए कि पानी नहीं, भारत माता के आंसू हैं। गुलामी के चलते भारत माता रो रही है, वही आंसू पानी के रूप में गंगा जमुना में बह रहे हैं। और भारत माता की दशा क्या है कि जिस तरह मिट्टी की कोई मूर्त बना दी जाए, नारी की मूर्त जो उदास हो,
जिस तरह एक टक और उदास ताकती रहेगी, उसी तरह भारत माता भी गुलामी के चलते एक टक उदास मिट्टी की मूरत के समान ताक रही है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। दैन्य माने गरीबी। भारत माता के चितवन में, उनके दृष्टि में क्या है? दैन्य है। जुग जुग की गुलामी के चलते जो गरीबी है वो भारत माता की आंखों में भर गई है, और आंखों में दैन्यावस्था लेकर, गरीबी की भावना लेकर भारत माता सिर नीचे झुका के ताक रही है। जिसके हृदय में खुशी होता है, खुशी होती है, उमंग होता है, गर्व होता है, वो सिर ऊपर उठाए रहता है। जो दुखी होता है, जो उदास होता है, उसका सिर झुका रहता है। तो गुलामी के चलते भारत माता का सिर झुका हुआ है। अधरों में चिर नीरव रोदन। भारत माता के ओठों में, अधरों माने ओठों में रुदन की आवाज़ है, रुलाई की आवाज़ है, लेकिन वह रुदन खामोश है, नीरव है। भारत माता का दिल रो रहा है, आंखें बरस रही हैं, दिल रो रहा है। भले ओठों से आवाज़, ओठों से सिसकी नहीं निकले, लेकिन उनका दिल रो रहा है इस निरंतर गरीबी के चलते। जुग जुग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। जुग जुग के तम से भारत माता का मन उदास हो गया है, विषण हो गया है, उदास हो गया है। जुग जुग के अंधकार से, तम माने अंधकार, वह गुलामी, भारत की गुलामी 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस की नहीं थी, लंबी गुलामी थी। एक प्रकार से यह मानिए कि हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप की हार हुई और पूरे राजपुताने पर अकबर का शासन फैल गया। वो भी गुलामी की ही पहली कड़ी थी। सन 1757 में पलासी के मैदान में गद्दार मिर्जाफर अली खान के चलते नवाब सिराजदौला की हार हुई और बंगाल की हरी भरी धरती अंग्रेज़ों के कब्जे में चली गई। उस दिन भी गुलामी की जंजीर और कस गई। तो करीब समझिए कि कई 100 वर्षों की गुलामी, कभी किसी की गुलामी, कभी किसी की गुलामी सहते सहते भारत माता एकदम उदास हो गई है, क्योंकि कई युगों से देश में अंधकार है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, लोग गुलामी में जीना सीख गए हैं। और भारत माता की क्या दशा हुई है कि वह अपने घर में प्रवासिनी। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कहने के लिए इस देश का नाम था भारत, हिंदुस्तान, लेकिन हम ये नहीं कह पाते थे कि अपना देश है। देश ही किसका था? अंग्रेज़ों का था। मुट्ठी भर अंग्रेज 7 समुंदर पार से आके और हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, और अपने घर में रह के भी लगता था कि हम विदेश में अपना दिन काट रहे हैं। इसी पर कवि कहता है कि वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता भारत में ही है, अपने घर में है, लेकिन लगता है कि वो विदेश में है। उसका दिल रोता है कि मुझे अपना घर छूट गया है। गुलामी के चलते ये दशा देश की हो गई थी। और उदासी इतनी क्यों है भारत माता को? जिस समय की कविता लिखी हुई है
उस समय देश की कुल आबादी 30 करोड़ थी। 30 करोड़, पूरे देश की आबादी, जनसंख्या 30 करोड़ थी। अंग्रेजों का राज्य था। उस समय में भारत में कला कौशल कुछ थे। ढाका में कपड़े बनते थे और अंग्रेज उसे जहाज पर लाद के इंग्लैंड भेज देते थे और वहाँ से मेड इन इंग्लैंड की मुहर लग के आती थी और अपने देश का बना हुआ कपड़ा 20 गुना मूल्य में यहाँ अंग्रेजों की दुकान में बेचा जाता था। लोग नंगे रहते थे, उतना पैसा नहीं पाते थे, कपड़ा नहीं खरीद पाते थे। औरतें अपना लाज ढकने में असमर्थ थे। पुरुष जाड़े का मुकाबला भी कमर में चिथड़ा लपेट के केवल करते थे। ये दशा हो गई थी। तब विवश होकर गांधी जी को स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ा, खादी का आंदोलन चलाना पड़ा कि चरखा चलाओ, सूत कातो और कपड़ा अपने हाथ से बुनो। तो वही कवि लिखता है कि 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता ऐसी माता है जिसकी 30 करोड़ औलाद नंगे बदन है, उसके बदन पर कपड़े तक नहीं हैं। अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, वे अर्धक्षुधित हैं, उनका औधे पेट भर पाता है। सुबह खाना मिलता तो शाम को नहीं, शाम को मिलता तो सुबह नहीं। अर्धक्षुधित, आधा पेट ही खाना मिलता, किसी को भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। शोषित, उनका हर प्रकार से शोषण किया गया है, उन्हें चूस लिया गया है, किसी लायक रह नहीं गए हैं। अगर शोषण नहीं होता, आप इतिहासों में पढ़े होंगे, स्वाधीनता संग्राम के दौरान सुने होंगे कि चंपारण में अंग्रेज जमींदार थे तो नियम बना दिए थे 3 कठिया प्रणाली। जिस किसान को 1 बीघा खेत है उसको 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होगी। अपना हल, अपना बैल, अपनी जमीन, अपनी मेहनत, अपने बीज खरीदो, बोवो, सिंचाई करो, फसल काटो, पीट पाट के दाँव पीट के अंग्रेज़ों की कोठी में पहुंचा दो, उसका 1 पैसा नहीं मिलेगा। 1 बीघा में 3 कट्ठा की खेती करके उन्हें दे देना है, नील की खेती। और अंग्रेज उससे नील बनाते थे अपने देश में ही, और वह नील विदेश में जाता था। तो यह क्या हुआ? शोषण करना, जिस देश को चूसना। इसके बाद से जहाँ जहाँ अंग्रेज जमींदार थे, अंग्रेज़ों के पालतू हिंदुस्तानी जमींदार भी थे, वो मजदूरों से काम कराते थे दिन भर। और इस तरह नहीं, कोड़ा के बल पर, डंडा के बल पर, जरा सा हाथ रुका तो 1 डंडा पीठी पर, और शाम को मजदूरी नहीं मिलती थी। इस तरह उनसे गुलामी कराई जाती थी। निरस्त्र जन, और वे कैसे थे? निरस्त्र, वो बोल भी नहीं सकते थे, विरोध भी नहीं कर सकते थे, हथियार भी नहीं उठा सकते थे, किसी को डांट भी नहीं सकते थे। एकदम उन्हें पंगु लाचार बना के अंग्रेजों ने रख दिया था। तो भारत माँ क्यों रोती है कि 30 कोटि उसके औलाद नंगी है, आधा ही पेट भोजन उनको मिल पाता है, उनका शोषण किया जा रहा है, वे बेसहारा हैं, हाथ भी नहीं उठा सकते। मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, इतना ही नहीं है, ऐसा क्यों बने हैं? क्योंकि वे मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों हैं? सभ्यता का प्रकाश उन्हें नहीं मिला। उन्हें जानबूझ करके हमेशा कुपमंडूक बना के रखा गया,
नई रोशनी में वे रह नहीं सके, हमारा क्या अधिकार कर्तव्य है जान नहीं सके। अगर सच्ची बात है, अगर गांधी जी साउथ अफ्रीका में नहीं जाते, उन पर उतना अत्याचार नहीं होता और नई चेतना लेके वे हिंदुस्तान में नहीं आते, तो ये जो हिंदुस्तानी हैं अब तक गुलाम के गुलाम रहते और आराम से वही रामायण गाते रहते कि कोई नृप हो ही मोह का हानि, चेर छेड़ न हो खबरानी। तब वे असभ्य थे, मूर्ख थे, अशिक्षित। और असभ्य और मूर्ख इंसान कब बनता है? जब शिक्षा का प्रकाश उसे नहीं मिलता, जब वो अशिक्षित रहता है। तो उस समय स्कूल कॉलेज इतने थे नहीं, जो थे उसमें बड़े घर के लड़कों का प्रवेश होता था, सभी पढ़ नहीं पाते थे, गांव में विद्यालय थे नहीं। तो जो अनपढ़ है, अरे उस समय यही समझ लो कि जो मिडिल पास कर लिया मैंने 7वां, वो मास्टर बन गया, जो मैट्रिक कर लिया हेड मास्टर बन गया, जो IA BA कर लिया वो इंग्लैंड चला गया, IAS कर लिया तो बड़का अफसर बन गया। लेकिन सभी पढ़ नहीं पाते थे, मुट्ठी भर लोग ही पढ़ पाते थे जो पैसे वाले थे, बड़े घर के थे। तो सभी अशिक्षित हैं और निर्धन हैं। जब इंसान मूर्ख होगा, असभ्य होगा, अनपढ़ होगा तो गरीब न बनेगा। नतमस्तक तरुतल निवासिनी, अपनी औलाद की दशा देख करके भारत माता नतमस्तक सिर झुका के तरुतल वृक्षों के नीचे निवास कर रही है। जिसको न रहने का ठिकाना होगा, न खाने का ठिकाना होगा, न घर बार होगा, वो अपना दिन कहाँ बिताएगा? पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे जो रहेगा वो गर्व से नहीं न रहेगा, सिर झुका के कहीं पेड़ के छाया में अपना दिन बिताएगा। तो जुग जुग की गुलामी के चलते भारत माता की भी वही दशा हो गई है कि 30 करोड़ संतान को नंगे बदन देख के, आधा पेट खाया हुआ देख के, जिनका शोषण कर लिया गया है, जो लाचार हो गए हैं, इस दशा में देख के, जो मूढ़ हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं और गरीब हैं, इस दशा में देख के भारत माता सिर झुका के वृक्ष के नीचे सिर झुकाए अपना निवास कर रही है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु बन कुंठित। भारत की धरती सोने के समान सस्य माने फसल देने वाली है। इस धरती से सुनहली फसलें पैदा होती हैं, लेकिन आज यह धरती पर पदतल गैरों के पैरों के नीचे लुंठित माने कुचली जा रही है। जो धरती रत्न गर्भा है, जिस भूमि से हीरे मोती निकलते हैं, आज वह धरती विदेशियों के बूटों के नीचे कुचली जा रही है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, सबसे सहनशील मन धरती माता का होता है। अब धरती माता के ऊपर गड्ढा खोदें, हल चलाएं, ट्रैक्टर चलाएं, गड्ढा खोदें, 100 फीट गहरा पाइप हलाएं या 1000 फीट गहरा, धरती माँ सब सहती है, किसी का विरोध नहीं करती। लेकिन अंग्रेजी अत्याचार सहते 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 आज धरती माता का, भारत माता का भी मन कुंठित हो गया है, खामोश हो गया है, उदास हो गया है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। धरती माता का जो अधर है, उनके जो ओठ हैं, वे उसके भीतर क्रंदन भरा हुआ है, रुलाई भरी हुई है। धरती माता, भारत माता रो नहीं रही है, लेकिन ओठों के अंदर
रुलाई भरी हुई है। ओठ कांप रहे हैं। जब कोई इंसान बहुत दुखित होता है, रोना चाहता है लेकिन लाज के मारे रो नहीं पाता, तो आप देखते हैं उसके ओठ कांपने लगते हैं। उसी तरह भारत माता पीड़ा के चलते उनके ओठ कांप रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में, उनके ओठों के अंदर रुलाई भरी हुई है। फिर भी मौन होकर, चुपचाप खामोश होके अपने औलाद की ओर ताकती हुई मुस्कुरा रही है। धीरे धीरे ओठ मुस्कुरा रहे हैं, जबकि उनके अंदर रुलाई भरी हुई है, तो भी लाचारी में ओठ वो मुस्कुरा रहे हैं। भारत माता की दशा क्या है? राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, जैसे सबसे सुंदर अंजोरिया उगती है, सबसे सुंदर चंद्रमा दिखाई पड़ता है रात में, शरद ऋतु में। और हर पूर्णिमा को नहीं, ये जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण जब कभी लगेगा पूर्णिमा को ही, जिस दिन आकाश में पूरा चंद्रमा होगा, उसी दिन चंद्र ग्रहण लगता है। जिस तरह शरद का मौसम हो, शरद ऋतु का, शरद की चांदनी बड़ी सुंदर होती है। शरद का मौसम हो और चंद्रमा पर ग्रहण लग जाए, तो पहले के लोगों का विश्वास है कि राहु ग्रसित करता है चंद्रमा को ग्रहण में। ये सब कल्पना की बातें हैं। वो तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, लेकिन पहले के लोगों का यही विश्वास था कि समुद्र मंथन के बाद से अमृत का वितरण हो रहा था, तो देवताओं की पंक्ति में एक दानव भी, जो राहु था, देवता का रूप बना के बैठ गया। लक्ष्मी अमृत पिलाने चली, उसे भी पिला देते तो अमर हो जाता। जब उसके चुल्लू में, हथेली में अमृत उझलने लगी, तो चंद्रमा इशारा कर दिए कि राक्षस है। बस विष्णु उसी समय चक्र चला के राहु का सिर काट दिए। अब एक बूंद अमृत गले में उतर गया था, अब बाकी अभी मुंह में था, तो ऊपर वाला हिस्सा भी जिंदा रह गया, नीचे वाला हिस्सा भी जिंदा हो गया। तो राहु से दुगो हो गए, राहु और केतु। ये दोनों बुरे ग्रह हैं। इनकी छाया जिसके ऊपर पड़ जाती है, वह इंसान बेचैन रहता है साल भर। तो इसीलिए लोगों का विश्वास है कि चंद्रमा के इशारा करने पर विष्णु ने राहु का सिर काटा। उसी दिन से राहु चंद्रमा का दुश्मन बन गया है। और जब कभी पूर्णिमा को, किसी पूर्णिमा को जब चंद्रमा बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, तो उनको निगलने पहुंच जाता है। वो तो ग्रहण है, चूँकि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों समानांतर रहते हैं पूर्णिमा के दिन। अगर किसी के समानांतर होने में 2-4 मिनट का विलंब हुआ, उतने देर छाया पड़ जाती है, तो उसी को लोग ग्रहण कहते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है, उसी समय ग्रहण लगता है। जिस तरह शरद की हंसती हुई चांदनी कभी कभी राहु के निगलने से क्षीण हो जाती है, उसी तरह हमारी भारत माता सदियों की गुलामी के चलते आज उदास हो गई है। ठीक उन्हें देख के ऐसा लगता है कि शरद की हंसती हुई चंद्रकला चांदनी राहु के जबड़े में फंसी हुई हो। इस प्रकार भारत माता शीर्षक पंत जी की एक कविता समाप्त हुई। और एक बात और आप जान लें
कि मैंने पहले कहा ना कि पंथ की कविताओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगर कभी प्रश्न आए कि हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अपने सुंदर प्राकृतिक वर्णन के चलते ही ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को, प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को और क्रांतिकारी कवि निराला जी को। तो ध्यान रखेंगे, पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। और आगे देखिए, अभी कविता शेष है अगले पेज पर। चिंतित भृकुट क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। चिंतित भृकुटी, भृकुटी कहा जाता है आँखों के ऊपर जो भौं होती है, भौं जिसको आप कहते हैं, उसे ही भृकुटी कहा जाता है। तो भारत माता की भृकुटी चिंतित है। जब इंसान चिंतित होता है ना, तो भृकुटी तिरछी हो जाती है। तो भारत माता के भृकुटी चिंतित है। क्यों? देश की गरीबी देख के। क्षितिज तिमिरांकित, क्षितिज कहा जाता है आकाश के छोर को। जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो क्षितिज का प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो भारत का भविष्य भी आज अंधकार से भरा हुआ है गुलाबी के चलते। नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, भारत माता की आँखें नीचे झुकी हुई हैं, आँखों में आंसू है। लगता है कि आकाश में जिस तरह भाप कुहासा फैल जाए तो आकाश पूरा दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह भारत माता की आंखों में आंसू भर गए हैं। आनंद श्री छाया शशि उपमित, जिस तरह चंद्रमा पर छाया पड़ जाए तो चंद्रमा का पूरा बिंब, जो सुंदर प्रकाशवान बिंब है, वह कुछ समय के लिए धूमिल हो जाता है छाया पड़ने पर ग्रहण काल में। उसी तरह भारत माता का आज छाया पड़े हुए चंद्रमा के समान कुछ फीका हो गया है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, आज सदियों की गुलामी के चलते भारत माता मूर्ख बनकर बैठी है। वह भारत माता जो गीता प्रकाशिनी है। इसी धरती पर कभी कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इसी देश में, इसी भारत माता के गर्भ पर कभी कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए। जहाँ गीता का उपदेश हुआ, आज वह देश मूर्खों का देश बना हुआ है। लेकिन हर इंसान की तपस्या की एक दिन समाप्ति होती है। भारत माता के तपस्या की भी समाप्ति हुई। सफल आज उसका तप संयम, आज उसकी तपस्या भी सफल हो गई। आज उसका संयम भी सफल हुआ। इतने दिन तक जो तपस्या करती रही, जो संयम का जीवन व्यतीत करती रही, आज सफल हो गई। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, वही भारत माता आज हम भारतीयों को अहिंसा रूपी स्तन्य माने दूध, जो अमृत से भी मीठा है, पिला रही है। गांधी क्या लाए इस देश में? सत्य और अहिंसा का संदेश दिए, और उसी अहिंसा के बल पर इस देश में आंदोलन शुरू हुआ, सत्याग्रह हुआ।
सत्य के लिए आग्रह और अहिंसा के बल पर आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन के चलते हमें आज़ादी मिली। तो कवि कहता है कि आज भारत माता का तप और उसका संयममय जीवन सफल हो गया। भारत माता ने हम सबको अहिंसा रूपी स्तन का दूध पिला दिया था, जिसके चलते हम बलवान हुए। हरते जनमन भय भव तम ब्रह्म, आज अहिंसा रूपी दूध पिला के भारत माता हम भारतीयों के हृदय से भय, लोगों के हृदय से भय, भाव, अज्ञान, तम माने अंधकार, भ्रम माने संदेह, अंधकार, अज्ञान, शिक्षा, संदेह आज हमारे हृदय से दूर हो रहे हैं, क्योंकि अहिंसा का अमृत हमें मिल चुका है। जग जननी जीवन विकासनी, वही भारत माता जो पेड़ के नीचे सिर झुका के रोती रहती थी, आज हम भारतीयों के जीवन का विकास कर रही है और हमारा जीवन विकसित हो रहा है। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ रही है कि हमारी भारत माता जो केवल भारत माता थी, एक दिन यह जग जननी कही जाएगी, संसार की माता कही जाएगी। प्राचीन काल में यह देश जगत गुरु था और फिर वह समय आ रहा है जब हमारा देश संसार में जगत गुरु कहा जाएगा। तो कविता के प्रारंभ में आपने भारत माता की दुरावस्था को देखा, लेकिन ये भी संकेत आपको मिला कि गांधी का दिया हुआ सत्य और अहिंसा जो अस्त्र हमें मिला, उस अस्त्र के बल पर हमने भारत माता की गुलामी को दूर कर दिया। फिर वह सिर झुका के वृक्ष के नीचे रोने वाली भारत माता आज संसार की जननी बनने के काबिल हो गई है। बस कविता